हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस रैपिड फायर सीरीज में, जिसमें हम पढ़ते हैं नीट 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और इसमें हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। जब भी कोई भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जर्म सेल बनती है तो उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, और उन जर्म सेल को कहते हैं गैमीट्स। यानी कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, सिंपल भाषा में। तो आइए देखते हैं इसको। तो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा जब भी क्या बनेगा, जब भी गैमीट बनेगा, उस गैमीट के फॉर्मेशन को ही, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमीट होते हैं दो तरह के, यानी एक होगा मेल गैमीट और दूसरा होगा फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट ये है, मेल गैमीट ये है। मेल गैमीट को क्या बोलेंगे, तो मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म। यानी स्पर्म के देखिए तीन नाम है। स्पर्म को मेल गैमीट भी कहते हैं, स्पर्म को मेल जर्म सेल भी कहते हैं। इसी तरह से आप देखोगे फीमेल गैमीट क्या होता है, तो फीमेल गैमीट होता है ओवम। यानी ओवम को फीमेल गैमीट भी कहते हैं, ओवम को फीमेल जर्म सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस जब स्पर्म बनाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो तरह की मेन प्रोसेस होती हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल जर्म सेल का निर्माण, और दूसरा होता है oogenesis फीमेल जर्म सेल का निर्माण। इस तरह से तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis क्या है, ओवम का फॉर्मेशन। दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं और भर भर के यहां से क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो क्वेश्चन एक तो कीवर्ड से बन जाते हैं, ऐसे कि आपसे पूछ लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, चार ऑप्शंस बन जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल सा होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस, तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी के जैसे बहुत स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होता है, मायोटिक होता है, मायोसिस होता है, मायोसिस 1 में क्या होता है, मायोसिस 2 में क्या होता है, हैप्लॉइड डेप्लॉइड, ये सारी बात, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटेड, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दूसरा oogenesis है, oogenesis में भी हम पढ़ेंगे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो दोनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, वो बनते हैं कंपैरिजन को लेकर कि स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या इसमें डिफरेंस हैं, दोनों का कंपैरिजन करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या करना है, हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर हम पढ़ेंगे oogenesis, और जो हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इसको अपने दिमाग में बिठाएंगे। नीट में क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का हमने ये लार्ज क्रॉस सेक्शन लिया है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जो सबसे पहली सेल होती है, जिसको हम इमैच्योर मेल जर्म सेल कहते हैं, या कह सकते हो आप इमैच्योर मेल गैमीट। तो इमैच्योर जो जर्म सेल होती हैं मेल की, उनका नाम क्या है, उनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। याद रखेंगे, यहीं से स्पर्म बनने की शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे, जब स्पर्म बनने की स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो सबसे पहली सेल है जो कि इमैच्योर है, तो इमैच्योर जो जर्म सेल है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जब क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है खुद को, यानी ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा विद माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा, यहां पर होगा आपका माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें। माइटोटिक डिवीजन से ये मल्टीप्लाई करेगा और इसके बाद फिर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर आप देखोगे आगे, तो आगे फिर मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहां पर है 46 क्रोमोसोम्स, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, बस इसकी संख्या बढ़ती है, ठीक है, संख्या बढ़ेगी इसकी। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं मायोसिस डिवीजन फर्स्ट। यानी मेयोसिस जो डिवीजन होता है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो घट जाती है और आगे चल के फिर यहां पर होता है मेयोसिस डिवीजन सेकंड। तो ये सेकंड है और ये वाला फर्स्ट है, इस तरह से।
तो देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद उसके डिवीजन से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके डिवीजन से बनते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जब बनते हैं तो ये सर्टोली सेल से अटैच हो जाती है, ये है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं क्योंकि इनको अब चाहिए होता है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल से अटैच हो जाएंगे। सर्टोली सेल को भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर्टोली सेल क्या करती है तो स्पर्मेटिड या स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो यहां से इनको न्यूट्रिशन मिलेगा और न्यूट्रिशन मिलने के बाद फिर ये जो स्पर्मेटिड हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ जब बन जाता है तो फिर ये सर्टोली सेल से रिमूव हो जाता है और ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स से रिलीज होके फिर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में चला जाता है। इस तरह से ये पूरी कहानी है। स्पर्मेटोजोआ को ही, ये जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म कह सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्म कह सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, देखिए जहां पर 46 लिखा है यहां पर हम इसको 2n भी लिख सकते हैं, इसको हम 2n लिख सकते हैं। अब देखिए 2n का जस्ट हाफ हो गया तो इसको हम n लिख सकते हैं, इसको भी n लिख सकते हैं, और जब इसमें n है तो इसमें भी क्या होगा, n होगा। इस तरह से, तो इस तरह से यहां पर आप देखोगे, यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन डाइप्लॉइड है कौन हैप्लॉइड है। डाइप्लॉइड का मतलब जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड का मतलब जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। यानी इन दोनों में 2n यानी 46 क्रोमोसोम होंगे और इनको कहते हैं डेप्लॉइड। लेकिन जब मेयोसिस डिवीजन होता है तो मेयोसिस में आप देखोगे कि उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए उसको रिडक्शन फेज भी बोलते हैं। तो इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, इन तीनों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 23 और इसीलिए इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो याद आपको 1 बाय 1 रखना है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके बाद इसी फिगर को जो हमने यहाँ पे समझा, इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है तो ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर है, और स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या बोलते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया को ही कहते हैं यहां पर इमेच्योर मेल जर्म सेल। तो जो मेल जर्म सेल जो मैच्योर है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया ही पूछ सकते हैं आपसे कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, तो ये स्पर्म नहीं होता है, ये स्पर्म की पहली अवस्था है, इनिशियल फेज है इसका, और इसको हम बोलते हैं इमेच्योर जर्म सेल। फिर क्या होगा, फिर स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। संख्या को बढ़ाने के लिए वो कैसा डिवीजन करेगा, वो करेगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, तो माइटोटिक डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 44 + XY ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं, बस संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, यानी ये भी 2n रहेगा, ये भी 2n रहेगा। फिर क्या होता है, इसी से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, यानी इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन का मतलब यहाँ पे है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होके वो आधे रह जाते हैं, तो आधे इसमें हो गए आधे इसमें हो गए। फिर क्या होता है, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है ये वाला, इन दोनों का फर्दर रिडक्शन होगा मियोसिस सेकंड में, और एक से बनेंगे दो स्पर्मेटिड। तो एक सेकेंडरी से बनते हैं दो स्पर्मेटिड, इसी एक से बनेंगे दो स्पर्मेटिड, यानी फाइनली 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, या हम ये कहेंगे कि 4 स्पर्म बनते हैं, या हम कहेंगे 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन इसमें एक बार नीट में पूछा गया है, नीट में पूछा गया कि यहां पर कि 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने स्पर्मेटिड चाहिए, ठीक है, कितने स्पर्मेटिड चाहिए। तो याद रखेंगे कि एक स्पर्मेटिड क्या करेगा, एक स्पर्म बनाएगा, यानी 400 स्पर्मेटोजोआ के लिए 400 आपको क्या मिलेंगे, स्पर्मेटिड मिलेंगे। इसी तरह से किसी से भी पूछ सकते हैं, या आपसे पूछें कि 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ अगर हमें बनाने हैं तो हमें कितने स्पर्मेटोसाइड चाहिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड कितने चाहिए, तो हम कहेंगे इसका जस्ट क्या चाहिए, हाफ चाहिए, यानी 200। यानी ये 200 से कितने बनेंगे, 400 बनेंगे, यानी दो से ध्यान रखना, 2 से जब ये 4 बन रहे हैं तो 200 से 400 बनेंगे। इस तरह से याद रखना है आपको, जस्ट आपका 4 टाइम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से
हमें कितने स्पर्म मिलते हैं, तो 4 स्पर्म मिलते हैं, तो 4 टाइम मिलते हैं ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ कुछ प्रोसेस हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब देखिए क्या होता है, जरा एक बार इस फिगर पे आ जाइए। देखिए जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से जब स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड जब बनता है तो वो सर्टोली सेल के अंदर उससे अटैच हो जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और स्पर्मेटिड जब कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, जब ये सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है, या आप कह सकते हो कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो एकदम लास्ट फेज है स्पर्म बनने का। स्पर्म बनने का जो लास्ट फेज है वो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसी में एक है स्पर्मिएशन, एक है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्म प्रॉपर बन जाते हैं, इसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूबल से रिलीज हो जाते हैं, ये रिलीज होके अपने पाथवे पे निकल जाते हैं, ठीक है। तो पाथवे तो हमने पढ़ लिया था वो, तो याद रखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म का रिलीज होना वो कहलाएगा स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना वो कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है ये होल प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और क्या खास बात है इसमें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये कब स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, ठीक है। अब क्या होता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हर देश की जो प्यूबर्टी एज है वो अलग अलग है, ठीक है। कहीं 18 है, कहीं 14 है, वो तो बात की बात है। प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी में जब स्टार्ट होगा तो यहां से स्पर्म बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। नॉर्मली एज वही 12 से 14 साल के बीच में इसकी मानी गई है। तो इस तरह से ओवरऑल एक बार आप फिर समझ लोगे कि यहां पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, हमें याद रखनी है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया एक इमैच्योर जर्म सेल होता है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद हमें याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मायोटिक डिवीजन। और इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, यानी दोनों में 2n है तो दोनों डिप्लॉयड होंगे, इतना याद रखना है, जो हमने यहां पर भी इसको लिख दिया है। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में क्या होगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। मियोसिस 2 में क्या होगा, तो मियोसिस 2 में स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड के आगे जब स्पर्मेट से जब स्पर्म बनेगा तो इसको कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्म बनने के बाद जब वो सेमिनिफेरस ट्यूबल से रिलीज होगा आगे के लिए फर्दर, तो वो कहलाएगा स्पर्मिएशन। तो यहां पे याद रखेंगे हैप्लॉइड यानी 23 क्रोमोसोम किस किसके पास होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास होते हैं, स्पर्मेटिड के पास होते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ही क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसको हम स्पर्म बोल सकते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन स्पर्मेटिड और स्पर्म में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में जब स्टार्ट होता है तो प्यूबर्टी में ही स्टार्ट क्यों होता है, ये पहले स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता है, क्या रीजन है इसके पास, कौन कौन से हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब हम इसमें आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होते हैं, वहां से इसको समझेंगे। अब हमने पूरी प्रोसेस समझ ली इसको, अब हम इसको समझेंगे कि कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा इस चीज को, ठीक है। इस चीज को फिर हम आपको आगे समझना है। फिर आपको याद दिला दूं, यहां पर हमने सर्टोली सेल में भी पढ़ा था कि एक क्या होता है, इनहिबिन नाम का जो हार्मोन होता है। इनहिबिन नाम का हार्मोन क्या करेगा, जब प्रॉपर स्पर्म बन जाएंगे तो इस प्रोसेस को वो क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को रोक देगा, इसको हमने बोला था फीडबैक इफेक्ट बोला था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करते हैं इसी में कि इसमें हार्मोन्स, जो अदर हार्मोन्स है उनका क्या रोल है, कैसे वो इंपैक्ट डालते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। अब हम समझते हैं हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो देखिए जब प्यूबर्टी होती है, जब बच्चा कह लो कि एडोलेसेंस में जब एंटर करता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन को स्टिमुलेट करेगा।
और गोनेडोट्रोपिन्स कहां से निकलते हैं? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जब रिलीज हो जाएगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि भाई आप बहुत समय हो गया, आप बहुत सो लिए, अब आप एक्टिव हो जाओ। क्या करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड? तो एंटीरियर पार्ट से क्या निकलेंगे? 2 गोनेडोट्रोपिन्स निकलेंगे और उन गोनेडोट्रोपिन्स का नाम है, एक का नाम है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरे का नाम है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि फॉलिकल तो ओवरी में हमने पढ़ा था, तो ये केवल फीमेल के लिए ही काम का है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन 2 तरह के हार्मोन होते हैं। दोनों कहां कहां पर काम करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एलएच नाम का जो हार्मोन है ये लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पर क्या करेगा? एक्ट हो करेगा, उन पे कार्य करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए? एंड्रोजन के रिलीज के लिए। यानी लीडिंग सेल क्या करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती हैं। और इनको कौन बताएगा कि अब आपको एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करना है? क्योंकि जब एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगता है उसी टाइम पर हम क्या बोलते हैं? उसको प्यूबर्टी कहते हैं। इसी टाइम पर बच्चा जो है बहुत ज्यादा विद्रोही हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है, चांद तारे तोड़कर लाने की वो बात ही करता है। तो 4 बजे उठकर कह लो कि कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ऐसा वो करता है और उस समय पर उसके पास एनर्जी बहुत होती है, समझ ना के बराबर होती है। उस टाइम पर बच्चे के सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं वो शिक्षक होते हैं और दूसरे माँ बाप होते हैं। तो ये क्या है? ये उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वो खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी शो करता है ये हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका क्या रोल है? तो देखिए, एड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन रिलीज होगा तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको स्टार्ट करेगा। तो इसी हार्मोन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद क्या होता है वो तो हमने आगे देखा ही है। इसी में जो एफएसएच हार्मोन है वो क्या करेगा? तो एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल को एक्टिव करेगा और सर्टोली सेल से कहेगा कि भाई अब आप क्या करो, अब आप कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करो जो क्या करें, जो स्पर्मेटिड को क्या करें? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। और फिर इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? तो ये आपको बता रखा है। स्पर्मेटिड जब क्या करेंगे? स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं या स्पर्म बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि लास्ट स्टेप है स्पर्म बनने का। ये क्या है? लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से एलएच और एफएसएच दोनों मिलकर क्या करेंगे? दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, एलएच हार्मोन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करेगा और एफएसएच जो है उसका दी एंड करेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो एलएच का मतलब है स्टार्टिंग, एफएसएच का मतलब है दी एंड, फाइनल। एफ से याद रख सकते हैं फाइनल और एल से आप शुरुआत, स्टार्टिंग कुछ भी याद रख सकते हो। ठीक है, इनिशियल फेज है ये। तो ये इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग होगी और यहाँ पे एंड होगा। इस तरह से हमने ओवरऑल पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा। इसी तरह से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे oogenesis। वीडियो कैसे लगी, कंसेप्ट कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। जय हिंद।